नमस्कार, रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। एक्शन में है हिंदुस्तान, क्या इसीलिए डर गया है पाकिस्तान? क्योंकि एलओसी पर F-16 और JF-17 विमानों से लगातार गश्त कर रहा है पाकिस्तान। जहन्नुम में तो आतंकियों को पहुंचाया था, ऐसे में बौखलाहट पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है कि हाथ से पीओके ना निकल जाए? क्या एक बार फिर आतंकियों पर बड़ा ऑपरेशन ना हो जाए? अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। एक्शन में हिंदुस्तान, घबराया हुआ पाकिस्तान। हंदवाड़ा के बाद खौफ में है पाकिस्तान। अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? एलओसी पर F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान उड़ाकर भारत को ललकारने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसकी आतंकियों के सफाए के बाद नींद उड़ी हुई है, वो अपनी नापाक कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है और इमरान खान की रातों की नींद उड़ी हुई है। भारत ने जिस तरह से आतंक के पोस्टर बॉय रियाज नाइकू को निपटाया, उसके बाद एक एक कर कई आतंकियों को ठिकाने लगाया, कई आतंकियों को गिरफ्तार किया और एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन का जिस तरह से करारा जवाब दिया, उससे पाकिस्तान कांप रहा है। उसे भारत की ओर से किसी बड़े एक्शन का डर सताने लगा है। आपको पलटवार होगा, निश्चित पलटवार होगा। ये बात डाउट में आना कि साहब एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, बस इनकी ज्यादा उसके बाद झग बैठ जाएगी। अगर हमने कहा हम करेंगे, हम किधर धमकी नहीं देंगे। भारत के अपने प्लान रेडी है, हमें वी मस्ट स्टिक टू आवर ओन प्लान। काउंटर एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है कि नहीं, वो उसके लिए हम रेडी, हमारा एयर डिफेंस रेडी है। पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान अपने शहीदों का बदला लेता है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का चुन चुन कर मुंह तोड़ जवाब देता है। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर बम बरसाए और अब पाकिस्तान को पीओके के जाने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, हिंदुस्तान से पस्त इसीलिए आसमानी गश्त। सवाल महाभारत में यह कि आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, पीओके का क्या अब नंबर आया? सवाल महाभारत में यह कि एक्शन में हिंदुस्तान, घबराया पाकिस्तान। और सवाल यह कि अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुग जुड़ रहे हैं, ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ पाकिस्तान से हमारे मेहमान डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार फकर यूसुफजई और साथ ही जुड़ रहे हैं डॉक्टर रिजवान नसीर। और मैं शुरुआत कर रही हूं कमर चीमा और जनरल जीडी बख्शी के साथ। कमर चीमा साहब, हमने मौसम क्या बताया गिलगिट बल्टिस्तान का, आप लोगों को तो पसीने छूटने लगे। मौसम तो गिलगिट बल्टिस्तान का बताया था, पसीने आपके क्यों छूट रहे हैं? ये आसमानी गश्त क्यों लगा रहे हैं? क्या हो गया? देखें, बात सुने, आप जहां मर्जी, आप भले न्यूयॉर्क का टेम्परेचर बताएं, आप काबुल का बताएं, आप होनोलुलु का बताएं, हमें किससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो सिर्फ इतनी है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने शायद अपनी कोई फजाई मूवमेंट तेज कर दी है, बस मैं इतना कहूंगा कि अगर फजाई मूवमेंट तेज हुई है या नहीं हुई ये तो मुझे पता नहीं, ये तो हुकूमत हमारी बता सकती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई अभिनंदन का कजन ना भेज दीजिएगा जिस बेचारे की मजीद इंसल्ट हो। कोई इस तरह की हरकत ना कीजिएगा जिससे आपकी एयरफोर्स को मजीद नेशनल एम्बैरेसमेंट। कमर चीमा साहब, एक अभिनंदन का डर आपको कितना सता रहा है? एक अभिनंदन का डर इतना सता रहा है कि उनके नाम की माला जपना छोड़ नहीं पाते आप।
एक अभिनंदन का डर इतना बल्कि सर ऐसे करें कि उनके आप, नाम की माला एक जपना चैनल नहीं खोल छोड़ लें, पा रहे जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी शहरों सर। के टेम्परेचर बताए दें। अभिनंदन क्या जैसे फर्क 2 पड़ता है और इससे? 3 और आ गए मैडम, तो कोई क्या फर्क करेंगे नहीं आप? पड़ता। अभी तो एक अभिनंदन ने आपको इतना खौफजदा कर दिया। और भाई अभिनंदन एक अभिनंदन का इतना डर, अभी अभिनंदन सर, वापस इतना आया, डरने की इधर जरूरत आया तो नहीं हम है। नहीं वापस भेजेंगे। इतना डरने की जरूरत नहीं है एक अभी अभिनंदन वापस से। आया तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो अभिनंदन कांप रहा होगा। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो अभिनंदन कांप रहा होगा कि मैंने अब नहीं जाना। सर, बहुत डर लग गया। एयर चीफ मुझे बहुत डर लग गया कमर चीमा साहब, बहुत डर लग गया। ये याद रखिएगा अभिनंदन। कमर चीमा साहब, बहुत डर लग गया सर, थर थर कांप रहे हैं, शुक्र करें घर पहुंचा। थर थर कांप रहे हैं, इतना डर लग गया। अभिनंदन, एक अभिनंदन के नाम से, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक अभिनंदन के नाम से ये हो गया कि पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के पैनलिस्ट उनका नाम लेने से नहीं थकते हैं। इन्हें अगर रिटर्न ऑफ अभिनंदन दिखा दिया तो पता नहीं क्या होगा। और ये वही चाह रहे हैं, ये वही चाह रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर दैट। मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्या आप वो जो F-16 उड़ा रहे हैं ना सर, वही तो गिराए थे, उसी का इंतजार है। नाचीज भी खूब चेहरे। जहां तक अभिनंदन का सवाल है, आपको बहुत शौक हो गया है उसकी मूंछों का, बड़ी अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं कि उसने एक 1960 की टेक्नोलॉजी के MiG-21 से एक F-16 तैयारा मार गिराया था। ये बात, उसका नाम इतनी अच्छी तरह से याद हो गया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए, हर देश में चीमा साहब एक रेपुटेशन फॉर रिजॉल्व होती है। इजराइल की रेपुटेशन फॉर रिजॉल्व बहुत हाई है दुनिया में। उनका एक भी बाशिंदा मारा जाए, उसका खून गिराया, तो वो 100 दूसरी तरफ लेते हैं। मुझे खुशी है कि अब भारत का भी रेपुटेशन फॉर रिजॉल्व वो बढ़ गया है। और हमने आपको वार्न किया था उड़ी के बाद एक छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से, एक स्पेशल फोर्सेस के ग्राउंड रेड से, कि मत करिए, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। 3-4 महीने आप लोग चुप रहे, आपकी फौज चुप रही, फिर चुलबुली शुरू हुई, पुलवामा में करी, फिर हमने अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बालाकोट में हमला किया। हमारे 12 वहां पे मिराज जहाज पहुंच गए, आपको खबर नहीं लगी, कानों कान मार मूर के आपका कैंप बर्बाद करके आ गए। और फिर आप 1 साल चुप रहे, आपकी फौज। अब आपने शायद सोच लिया कि ये भारत की सरकार पूरी तरह से अपने लोगों को कोरोना से बचाने में उलझी हुई है, इसके पास कोई फुर्सत नहीं होगी अगर हम दर्जे हरारत जम्मू कश्मीर में बढ़ाएं। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि अब जो आपका ये विश्वास था वो हिल गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो एयरफोर्स है इस वक्त F-16 और JF-17 से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कर रही। हाँ। ठीक है, किस लिए शुरू किए हैं? क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपको क्योंकि बख्शी साहब, क्योंकि कोरोना से लड़ाई लड़ना एक जिम्मेदार सरकार का काम है और वो हिंदुस्तानी सरकार कर रही है। ये क्या समझेंगे इस बात को, जो कोरोना की आड़ में भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ करने में लगे हुए हैं। कोरोना से लड़ाई थोड़ी इनकी प्राथमिकता है, कोरोना से लड़ाई प्राथमिकता नहीं है, आतंकवादियों को भेजना प्राथमिकता है। F-16 से गश्त लगाकर अपना डर भगाने की कोशिश करिए। शिकार हो गए, आपने क्या किया अभी तक इंडिया में? को बताए ना अपना कारनामा तो बताए। सर ऐसा है, इंडिया क्या कर रहा है उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, हमारे बारे में दुनिया के और मुल्क बोल रहे हैं। ऐसा करिए, WHO के डायरेक्टर ने जो बोला वो सुनिए, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं वो सुनिए। हमें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है कमर चीमा साहब, हम खुद अपने बारे में बात नहीं करते हैं। इसीलिए आपको सुनना है तो WHO से सुनिए, सुनना है तो अमेरिका से सुनिए और देशों से सुनिए कि भारत क्या कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। आपकी कौन बात ये हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है और नहीं बताने की जरूरत है कि आप बात करें। हमसे हाइड्रोक्लोरोक्साइड क्लोरोक्विल मांग रहे थे। नहीं सर, किस मुंह से मांगेंगे, किस मुंह से मांगेंगे? वो भी आपको पहुंचाया जनरल साहब। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो तो कोविड-19 के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है, आप किसको बेच रहे हैं? तो सर आप बोल दीजिए आपको नहीं चाहिए।
चाहिए, आप बोलिए आपको नहीं चाहिए, आप बोलिए आपको मेडिकल हेल्प भी नहीं चाहिए भारत से। सर आप बोलिए तो, हिम्मत तो दिखाइए ये कहने की, सर ये हिम्मत दिखाइए कहने की कि आपको भारत से मेडिकल हेल्प नहीं चाहिए। आप बोल नहीं पाएंगे सर। ये जो आपका कमर चीमा साहब, मैं आपको बता रही हूँ, आप ये बोल नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि आप असलियत जानते हैं अपनी सरकार और अपनी मेडिकल आपकी हैसियत क्या है आप जानते हैं। ही नहीं है, डॉक्टरों ने जो गोलियां रिकमेंड ही नहीं की, हाँ जो गोलियां डॉक्टर्स ने रिकमेंड ही नहीं की, आप वो कहाँ बेच रहे हैं? वापस कर दीजिए जो आपको भेजी है। नहीं सर, इनमें हिम्मत है ये बोलने की, हिम्मत है ये बोलने की। कमर चीमा आप बोलिए ना, अपनी सरकार को बताइए कि हाथ फहराकर क्यों आते हैं हिंदुस्तान के पास। जो अभी यहाँ बैठकर मुस्कुराते हैं वही बात जाकर अपनी सरकार को बोलिए कि हाथ फहरा करना है हिंदुस्तान के सामने। हमने तो मांगी नहीं है, हिंदुस्तान के सामने हाथ फहरा करना है। मैं तो ये कह रही हूँ, हम तो वो है जो दुश्मन की भी मदद करें मुश्किल के समय में। पैसे देते हैं आपको, हम तो वो हैं जो दुश्मन की भी मदद करें मुश्किल के समय में। वो नहीं है कि मुश्किल के समय में घुसपैठ कराएं, हमले करवाएं। हम वो नहीं है, समझ लीजिए इस बात को कमर चीमा साहब। कमाते हो कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, हम वो नहीं है जो मुश्किल के समय में घुसपैठ कराएं और हमले करवाएं। हम वो हैं जो मदद करते हैं दुश्मन की भी मुश्किल के समय में। इसलिए चरित्र ही अलग है, चरित्र ही अलग है। आप कोशिश भी करके तो हिंदुस्तान नहीं बन पाएंगे। काम है पीछे से पाकिस्तान ही बन जाइए, पाकिस्तान ही बन जाइए। पाक पीछे से वो कोशिश करिए। डॉक्टर रिजवान नसीर को ले रही हूँ, डॉक्टर रिजवान नसीर को ले रही हूँ, कर्नल आरएसएन सिंह को लूंगी। रिजवान नसीर साहब, मुझे तो ये बताइए कि बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब के सपने फिर से आ रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि इमरान खान तो खुलकर कह रहे हैं एक और स्ट्राइक हो सकती है। वही डर है कि ये आसमान में गश्त लगा रहे हैं F-16। देखें, मैं यहां से शुरू करूंगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। आप लोगों की इंटेलिजेंस फेलियर है। आप उन नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इल्जाम धरते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है? उरी पाकिस्तान। Who is a non-state actor? Non-state actor कौन है? फलस्तीन से इतना कौन है नॉन स्टेट एक्टर? रिजवान नसीर कसाब नॉन स्टेट एक्टर था आपके हिसाब से? पाकिस्तान में उसकी कुंडली तक निकाल ली गई थी। सुन लीजिए, कौन है नॉन स्टेट एक्टर? कौन है नॉन स्टेट एक्टर? आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि जिन बेचारों को, सुनिए जिन बेचारों को आप जिहाद के नाम पर पाठ पढ़ाते हैं, लोगों से लड़ने की, सुन लीजिए, उनको असलियत तक नहीं बताते कि वो करने क्या जा रहे हैं। सुन लीजिए, कौन है नॉन स्टेट एक्टर? कसाब था नॉन स्टेट एक्टर। आपके अपने लोगों ने फैसिलिटेट करते हैं। कसाब है नॉन स्टेट एक्टर, बताइए ना। कसाब है नॉन स्टेट एक्टर, जिनके साथ यही कहते हैं आप, नाइंसाफी करेंगे, यही कहते हैं आप। पहले भेजते हैं और उसके बाद हाथ पीछे कर लेते हैं। उठा लेंगे, यूथ को उठा लेंगे, कर्नल आरएसएन सिंह करेंगे तो आपको भूल के हार पहनाएंगे क्या? मुझे एक बात बताएं, आपसे बता लेंगे। और रही बात इस चीज की जो एलओसी के ऊपर इस वक्त आप इंडिया कर रहा है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर ये कंटिन्यू किया तो जून और जुलाई में आपको लग पता जाएगा। सर क्या पता चलेगा? ये तो पता हमेशा एक ही मुल्क को पता चलता है और वो है पाकिस्तान। हमेशा 71 में भी आपको ही पता चला था, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी आपको ही पता चला था, कारगिल के समय भी आपको ही पता चला था, बालाकोट में भी आपको ही पता चला था, और अब भी पता चलेगा सिर्फ एक ही मुल्क को, हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान आपको बताएगा, हिंदुस्तान बताएगा कि क्या होना है। किसको पता चलेगा हम बता रहे हैं। कर्नल आरएसएन सिंह, मुझे ये बताइए, कर्नल आरएसएन सिंह, एक बात बताता चलूं आपको। कर्नल आरएसएन सिंह, ये लोग पाकिस्तान में, सुनिए आप रिजवान नसीर, सुनिए आप कर्नल आरएसएन सिंह को सुनिए, कर्नल आरएसएन सिंह को सुनिए। F-16 मार गिराया था, उससे भी सबक नहीं सीखा है। हम तो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी बात आपने कह ली है। सोचिए, एक F-16 को जो अभिनंदन ने मार गिराया, वो सपना इन्हें आज तक आता है, वो सपना इन्हें आज तक आता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं, वो अभिनंदन की अगर बात करेंगे तो हम वो 93,000 प्रिजनर्स की भी बात उनको याद दिला देंगे। और पता नहीं ये इन जाहिलों के पास अगर 93,000 किसी और मुल्क के प्रिजनर होते तो उनके साथ ये क्या करते, मुझे जिहादियों तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, तो अब मेरी बात सुनिए रिजवान नसीर, सुनिए उनकी बात। यहाँ हकीकत ये है कि एक मिनट, हकीकत यह है कि इनका जो जिहादी मशीनरी जो है
जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट चलाती है उसका मोमेंटम कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इनकी फौज ही खत्म हो जाएगी अगर इन्होंने मोमेंटम रोक दिया। तो इन्हें इस महामारी के बीच में, इन्होंने ये रमज़ान के बीच में इन्होंने ये पंगे तो ले लिए। अभी अब पंगा ले लिया तो जैसा हमेशा होता है पाकिस्तान में, वो डर समा गया, क्योंकि एयरफोर्स और इनको तो बाकी ये नेवी को साथ में ये लेते नहीं है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो अब इनको डर समा गया है। अब ये तो बड़ा हसीन मौका देख रहे थे कि ये रमज़ान और ये 10 मई का दिन, ये बदर का दिन, और ये क्या जाता है? एक मिनट, ये बड़ा हसीन मौका है। एक मिनट मैडम, तो मैं कह रहा हूं कि हम भी हसीन मौका ढूंढ रहे थे, तो हम भी अब देख रहे हैं कि ये पीओके को लेने का बड़ा हसीन मौका है। ये तो हसीन मौका के लिए हसीन मौसम भी चाहिए, तो हमने अब मौसम की जानकारी लेना शुरू कर दी। अब देखिए साहब, ये अब कैसे ये ग्लोबल जिहाद के खिलाफ हिंदुस्तान से कैसी हसीन कार्रवाई होती है, कैसी ये जो आपने ठेका ले रखा है ना ग्लोबल जिहाद का, आपको अपने खाने को पैसे नहीं है और आप दुनिया के लिए ग्लोबल जिहाद कर रहे हो। सारे जितने गंदे, अरब से गंदी हवाएं, सेंट्रल एशिया से गंदी है, पैसे इसी के लिए मांग रहे हैं सर, भी किसी के लिए मांग रहे हैं, मुल्क में आके भी किसी के लिए मांग रहे हैं, तकलीफ में देख भी किसी के लिए मांग रहे हैं। रिजवान नसीर यही आतंक फैलाने के लिए भीख मांग रहे हैं, इसी आतंक फैलाने के लिए कटोरा लेकर निकल रहे हैं। आप अपने बच्चों को वो यही आतंक फैलाने के लिए आप लोग कटोरा लेकर निकलते हैं। बताइए, यही आतंक फैलाने के लिए भीख मांग रहे हैं। आपको जो जितना पैसा दे आप सिर्फ आतंक में लगाइए, लेकिन भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी आपकी। भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। सर, हमारी फैसिलिटीज के बारे में आप बताएंगे हमें, ग्लोबल जिहादी कुत्तों का इस्तेमाल आप बताएंगे। और ठेका ले रखा है आपने, कितने लोगों को ठेका ले रखा है ग्लोबल जिहाद का। तो ये देखो, गज़वाए हिंद की उल्टी कार्रवाई अब यहाँ से शुरू होती है। इसीलिए हमको मौसम की जानकारी। रिजवान नसीर, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने की हैसियत नहीं है आपकी, क्योंकि आप अपने वजीर आजम से कहिए वो बात करें। आपके वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ पैसे मांग सकते हैं दूसरे मुल्कों से, कोई कारगर कदम उठा नहीं सकते इमरान खान। तो जिनके बारे में बोलने की हैसियत नहीं, उन पर मत जाइए। वो क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए पूरी दुनिया जान रही है। वहां पर क्यों जाते हैं आप? देखा है वहां पर क्यों जा रहे हैं? सियाचिन में देखा। और मैं इतना कहता हूं कि इतनी डरपोक कौम क्यों नहीं है, क्योंकि जो कौम जितना जल्लाद होता है। डरपोक, सुनिए, मैं ललित अंबरदार को ले रही हूँ, फकर यूसुफजई को लूंगी। सुनिए, ललित अंबरदार और फकर यूसुफजई को मैं ले रही हूँ। आतंकियों को जहन्नुम हमने पहुंचाया, लेकिन रोना इन लोगों का निकल रहा है। हमने तो आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया था ललित, रोना क्यों निकल रहा है पाकिस्तान के वजीर आजम का? भाई क्या कनेक्शन है ये? देखिए, आप जिन लोगों से तमीज और तहजीब की आशा कर रहे हैं, वो मुल्क कौन सा है? 14 अगस्त 1947 को जिन्होंने लाखों की तादाद में अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की, जिन्ना और टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया, पाकिस्तान बना दिया। ये उनकी औलादे हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेल 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के साथ किया। और ये लोग क्या कहते हैं, किसी भी मुल्क की एक तहजीब होती है, किसी भी मुल्क की एक हिस्ट्री होती है। इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? पहला पाकिस्तानी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। गज़वाए हिंद का ठेका ले रखा है इन्होंने। मोहम्मद बिन कासिम रेपिस्ट के आसपास उन्हीं के औलाद है ये मोहम्मद बिन कासिम के। नहीं, फकर यूसुफजई सुनिए, फकर यूसुफजई को लीजिए, ललित अंबरदार को लीजिए। फकर साहब, मतलब जिसे कहते हैं फकर साहब, मैं ये पूछ रही हूं, आपको तो नहीं आ रहे हैं आंसू? आपको तो नहीं आ रहा है रोना? यहाँ आतंकी जहन्नुम हम पहुंचाते हैं, रोने बैठ जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री,
ऐसा कनेक्शन है आतंकियों से, उनको जहन्नुम हम पहुंचाएंगे, आप रोने बैठ जाएंगे। क्यों भाई? सुनिए, दिल पसीज जाता है आपका, क्योंकि ट्रेन कर 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 उनको उसी तरह पाल कर भेजते हैं आप हिंदुस्तान, यही काम करने के लिए, दहशतगर्दी के लिए। सुचारिता कोई भी नहीं रो रहा, ना प्राइम मिनिस्टर रो रहा है, ना बाजवा साहब रो रहे हैं, ना पाकिस्तानी अवाम रो रही है और ना कश्मीर की अवाम रो रही है। बल्कि उससे पहले 2 हफ्तों में आपके 11 लोगों को उन्होंने भी ऊपर पहुंचाया है, वो भी याद रखे। आपने एक रियाज नेकू को मारा, लेकिन आपको कितनी कैजुअलिटीज उठानी पड़ रही वो भी लोगों को बताकर उठानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है, हमारे फौजी शहीद हुए अपने देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए। फकर यूसुफजई, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, हमारे फौजी शहीद हुए हैं अपने देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए, आपके भेजे गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर। ये याद रखिए, ये याद रखिए। और क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने शहीदों का बदला लेते हैं, आप जानते हैं ये बात, मैडम, इसीलिए कर रहे हैं। खाली बदला नहीं लेना है। सुनिए क्या होने वाला है अभी। आपने हमारे ऊपर एक जंग थोप दी है। अब ये जंग का इंतजाम, जंग को जो हम एक लॉजिकल इंतकाम पे पहुंचाएंगे। सुनो, अब मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा जो तुम्हारे पास है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान, सब हमें आजाद कराना है। उसकी तैयारी शुरू हो गई है और आपका निस्फ़े नाबूद खत्म करना है। पाकिस्तान अलावा आपने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, ईरान आपके साथ दोस्त नहीं है, अब अरब के मुल्कों में आपसे नफरत करते हैं। आप मुसलमानों के जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, आप मुसलमानों के जो ठेकेदार नहीं, ललित जी यू आर रॉन्ग। ललित जी आप गलत हैं। ललित जी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, आतंकियों के ठेकेदार कहिए। ये सिर्फ आतंकियों के ठेकेदार है, ये आतंक के ठेकेदार हैं, ये टेररिस्ट के ठेकेदार हैं, दहशतगर्दी के ठेकेदार हैं। ये बोलिए सर, इन्होंने जहाद, ये क्योंकि जहाद का ठेकेदार हैं। लेकिन सुनो, हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था तुमको? हिलेरी क्लिंटन ने तुमको एक सलाह दी थी कि अपने आंगन के अंदर सांप पालोगे वो तुमको काटेंगे, और वक्त आ गया तुमको काटेंगे। और सुनो, बलोचिस्तान के अंदर जो तुमने दहशतगर्दी का आलम फैला रखा है, इंशाअल्लाह बलोचिस्तान को आजाद कराएंगे हम, सिंध को आजाद कराएंगे हम, और तुम्हारा जो पाकिस्तान बजेगा ना, ये तुम्हारे इस्लामाबाद और लाहौर तक ही रखेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं ललित, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कमर चीमा और तरुण चुग को ले रही हूँ। तरुण जी, मुझे लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के मिलिट्री एक्शन से खामखा डर रहे हैं। भाई इनके यहाँ तो खुद ही जिस तरह से आतंकी पाले, अब इनके यहाँ इनको हश्र खुद ही दिख जाएगा। क्यों डर रहे हैं ये? क्योंकि बलोचिस्तान अपने अलग दहशतगर्दी के खिलाफ उठ गया है, वहां सिंध में अलग दहशतगर्दी के खिलाफ उठ गया है। तो इनको तो हिंदुस्तानी मिलिट्री एक्शन से क्या डर है भाई? इनको तो अपने वहां दहशतगर्दी जो फैलाई उसी का डर है। तरुण जी, ऐसा है कि इनको 1965, 71 कारगिल की वॉर और उसके बाद उरी, बालाकोट, एक लंबी श्रृंखला है, हार की लंबी श्रृंखला। 1947 को आजाद होने के बाद 1 लाख सैनिक जिस देश के आत्मसमर्पण करते हैं वो पाकिस्तान है, और वो आज उसी देश को धमकी दे रहा है जिसके आगे उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। इनको भूला नहीं, बांग्लादेश इनको भूला नहीं। इनको याद करना चाहिए भारतीय सेना का शौर्य। उरी याद करें, बालाकोट याद करें। हमें छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं, भारत की स्पष्ट सोच है। पाकिस्तान हमारी ताकत से घबराया है। क्या छेड़ रहे हैं आप? इस काबिल ही नहीं है। आप बड़ी हसीन हैं, बड़ी दशीश हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, हम आपको क्यों छेड़ें? भारत की आप इस काबिल हैं?
ये क्या आपको छेड़ा कश्मीर जाए? हमारा है आप अपने और आप को पूरा जरा देखिए का तो सही। पूरा कश्मीर हमारा छेड़े है। आपको। कश्मीर कमर चीमा साहब। पूरा का मैं पूरा नहीं छेड़ूंगा। कश्मीर मैं हमारा इस तरह है। की चीजों को आप बिल्कुल तैयार नहीं छेड़ता। रहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कमर चीमा साहब। इस तरह की का चीजों जी को- एंड होने वाला है। कमर चीमा साहब, आप सही कह रहे हैं। जी एंड होने आप वाला है। पाकिस्तान के बारे में आपको भी बात कोई करें। नहीं छेड़ेगा कमर चीमा साहब, टेंशन मत लीजिए, आपको भी कोई नहीं छेड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात। कमर चीमा साहब, आपको भी आपको भी कोई नहीं छेड़ेगा। छेड़ेंगे पाकिस्तान की उस सेना को जो लगातार आतंकियों को ट्रेन करके भेज रही है। समझिए इस बात को। आपके लिए ये बड़े ही हंसने का मौका होगा, हंसी मजाक का मौका होगा, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तरुण जी एक मिनट, कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, आप ये छेड़ने छिड़वाने की भाषा में ही लगे रहिए। सुनिए, आप ये छेड़ने छिड़वाने की भाषा में ही लगे रहिए, क्योंकि इससे ऊपर आप जा भी नहीं सकते, इससे ऊपर आप जा भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, आप इसी में रहिए, आप इसी में रहिए सर, आप इससे आगे बढ़ भी नहीं सकते। आपको जो छेड़ा था अभिनंदन ने S-16 गिराकर, उसे याद कीजिए। आपको जो छेड़ा था 71 में, उसे याद कीजिए। एक मिनट तरुण जी, आपको जो छेड़ा था ना कारगिल में, और उसके बाद बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक में, वो याद कीजिए। फिर आप खुद ही नहीं छेड़ना, आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि आपको छेड़ा जाए सर। वो याद कर लिया कीजिए ना, याद कर लिया कीजिए। प्रफुल्ल बख्शी को ले रही हूँ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। छोटे मोटे लोगों से घबराता इनको नहीं है। गोलियों की जरूरत है, हम गोलियां भेजेंगे, एक मिनट, गोलियां भेजेंगे, चिंता मत करिए, गोलियां भेजने वाले हैं आपको। छोटे मोटे के गोले भी सुनिए, देंगे। मैं एक मिनट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को ले रही हूँ, और मैं इनको समझाती हूँ क्या होता है छोटे मोटे। एक मिनट तरुण जी, एक मिनट रुकिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और कमर चीमा साहब को लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्रफुल्ल बख्शी साहब, कमर चीमा साहब को याद नहीं है कि F-16 कैसे गिराया था एक MiG-29 से। अब इन्हें यह बताना होगा कि इन्हें रफेल की ताकत भी दिखा देते हैं, इन्हें रफेल की भी ताकत देखनी है शायद। इतनी खबरें देखते हैं, चाह रहे हैं कि रफेल की भी ताकत देखें। ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, प्लास्टिक का F-16 सर, प्लास्टिक के F-16 नहीं गिराते, इनको रफेल JF-17 से छेड़ते हैं सर इस बार, जिससे हम आपके पायलट पकड़ते हैं। हम JF-17 थंडर से आपके पायलट को गिराया, एक को आपकी तरफ गिरफ्तार, कमर चीमा साहब, आप ऐसा करिए, आप वीजा लेकर हिंदुस्तान आइए। आपको अभिनंदन साहब के साथ चाय जरूर पिलवाएंगे। वो हिलेगा नहीं अपनी। आपको अभिनंदन सर के साथ चाय जरूर पिलवाएंगे। आप आइए ना हिंदुस्तान, आप आइए हिंदुस्तान, आपको अभिनंदन सर के साथ चाय पिलवाएंगे। आप इतने खौफजदा हैं उनसे, थोड़ा इतने खौफजदा हैं आप उनसे, आप हिंदुस्तान आइए, आपको मैं उनसे जरूर मिलवाऊंगी। आइए ना सर, हिम्मत है हिंदुस्तान आने की। अभिनंदन साहब से जरूर मिलवाएंगे आपको। 2 दिन रह के गया है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ट्रस्ट खत्म हो गया, सुना विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को लीजिए। ग्राउंड कर दिया उसको, कहा बेटा तुम छुट्टी करो, तुम घर चले जाओ। नहीं, उनको विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, इनको रफेल की भी ताकत दिखाने की जरूरत है अब शायद। और जरा अभिनंदन को ऐसे एक मिनट कमर चीमा साहब, एक मिनट, बातें हम मत करिए। देखिए कमर चीमा साहब, थोड़ा सा मैच्योरिटी डिस्प्ले करिए। ये सारा ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है, आंकड़े आपके पास में हैं। राइट फ्रॉम 1965, 1971 आपने हशर देख लिया, आपने लोंगेवाला में देख लिया क्या हुआ। आपको पता है ये आपकी कंट्री आधी कर दी है। अरे कंट्री आधी हो गई है, फिर भी जैसे कहते हैं ना कि सांप के दांत निकाल दिए, और फिर भी आप वैसे के वैसे ही हो। अरे थोड़ा सा आप बात सुनिए, आपको जुबानी कुछ नहीं आता सर जी। और देखिए सुनिए, जब आप एयरपैड तो मेरे पास भी है सर, आप देखिए आप सुनिए, आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए कि अब मिलिट्री शक्ति, एयरफोर्स की शक्ति में आप कहीं भी नहीं रहेंगे। जो रफाल एयरक्राफ्ट है और जो भी है वो कहीं नहीं रहेगा। आप समझने की कोशिश करिए, और आपको ये बात को आप जितना बोल दीजिए उससे कुछ नहीं होगा। आप जितना बोलते जाएंगे उतना आप अपने आप को खोखला दिखाते जाएंगे।
प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए। सर रफेल को बिठाकर आपको सैर करा देते हैं कमर चीमा साहब। अगर कमर चीमा साहब बहुत उत्सुक है, आप बहुत उत्सुक है, रफेल पर बिठाकर आपको सैर करा देंगे, आपको सैर करा देंगे रफेल की। बहुत ज्यादा उत्सुक है आप। इनको रफेल का पता है, उत्सुक है इनके पायलट्स ने रफेल पर बिठाकर सैर कराइए सर, तभी समझ आएगा। आप रट्टालाइजेशन हम जब देखिए, अगर एक बार भी पाकिस्तान में बोले जाते होंगे, क्या है ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा है सर? देखिए मुझे कसम से शर्म आ रही है। सर आप शर्माइए, सर आपको तो शर्म आनी चाहिए। कमर चीमा साहब आपको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, शर्म आपको आनी चाहिए। देर बाद आई शर्म। आपने अपने मुल्क को ऐसा दहशतगर्दी का हब बना दिया, शर्म तो आनी चाहिए आपको, शर्म तो आनी चाहिए। अब रिटेलिएशन का डर लग रहा है आपने आपको सपने में सर्जिकल स्ट्राइक नजर आ रही है। आपने डेमोक्रेसी बेच दी है। जिन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स का पता हो, जिन्हें आपने अपनी डेमोक्रेसी बेच दी है। आपकी फौज, आप अपनी फौज से दहशत अभी भी एक सिफारशी लोग जो ललित अंबरदार को लीजिए और कमर चीमा को। फौज का डर है और इसलिए बोल रहे हैं। सर ग्लोबलाइजेशन की बात पाकिस्तान में है तो हमें हंसी आती है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन कमर चीमा? क्या है ग्लोबलाइजेशन? क्या है ग्लोबलाइजेशन? ये पाकिस्तान बताएगा। ग्लोबलाइजेशन फॉर पाकिस्तान इज ग्लोबल जिहाद। ये मैं बताता हूँ आपको। ललित अंबरदार इन्हें बताइए जरा ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान के लिए क्या है? ये क्या बताऊं? इनको मालूम क्या है सुचारिता? अभी ये सारे लोग जितने पैनल में है ना, ये आईएसआई के ओवरग्राउंड फेसेस हैं। अगर आज आप रावलपिंडी से किसी जनरल को लाएंगे ना, वो बालाकोट के बाद उनकी ऐसी दहशत है, और जो भी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके आर्मी वालों की जो धज्जियां उड़ा दी, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ये अपना ब्रेव फेस दिखाना चाहते हैं। सुनिए, पाकिस्तान के रावलपिंडी में देखिए उनकी हालत क्या है बालाकोट के बाद। आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और ये जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो ना, आपके साथ तो अभी चाइना भी नहीं कुछ कर सकता। 71 में तो आपके साथ अमेरिका था, 71 में आपके साथ अमेरिका था, उसने अपना 7th फ्लीट भेजा था, एंटरप्राइज भेजा था। क्या हुआ? 50 का डाका। अरे 1 लाख फौज ने हमारी फौजों के सामने घुटने टेक दिए, और तुम्हारा उसके बाद कारगिल में किसका साथ दिया? कारगिल में तुम्हारा चीन ने साथ दिया, कारगिल में तुम्हारा चीन ने साथ दिया। अरे अपने फौजियों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के शिया सोल्जर्स को वहीं छोड़ दिया। हमने उनका नमाज़ जनाजा पढ़ा। हिंदुस्तानियों ने तुम्हारी फौज के जो 2 शिया मुसलमान थे, इसलिए तुमने उनको छोड़ा। सुनो, हमारी फौज एक फौज है, तुम्हारी फौज तो गुंडागर्दी है। क्या कहते हैं तुम्हारे लोग तुम्हारी फौज को बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर, तुम्हारे जनरलों को बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर। ये पाकिस्तान में बोलते हैं, हम नहीं बोलते। ये पाकिस्तान के दानेश्वर बोलते हैं कि पाकिस्तान ललित अंबरदार हम नहीं बोलते हैं ना सर, हम इनको सुनवाते हैं कि इनके यहाँ के सो कॉल्ड जो बड़े क्रिकेटर हैं वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान और उनके अपने लोगों के बारे में। एक बार सुनवा देते हैं, इन्हें समझ आ जाएगा, इन्हें अकल आ जाएगी, इन्हें पता लग जाएगा। एक बार सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं जावेद मियादाद। अब नई भाषा में भीख मांगने को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, सुनाइए जरा इन्हें। कमर चीमा साहब जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इन्हें सुनाने की जरूरत है। सुनाइए जावेद मियादाद क्या कह रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर मानता हूँ हमारे लोगों ने पैसा जो है बहुत खाया, सब कुछ किया, अब छोड़ दें। मैं आप लोगों से एक भीख मांगने जा रहा हूँ, वो ये जा रहा हूँ कि जिनके पास पैसा भी है, खुदा के वास्ते अगर अपनी आखिरत सही करनी है तो ये पैसा तुम दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि इस मुल्क को लूटा है, हर आदमी ने लूटा है। हर चीज चलो अब वो भूल जाए। हर आदमी ने लूटा है, सिर्फ लूट मची है इस देश में। भीख मांग लीजिए। और यहाँ पे ये सुना आपने, भीख मांग रहे हैं। अरे हर आदमी ने लूटा। तुम्हारी कौम कैसी है? जिस मुल्क का प्रेसिडेंट मुशर्रफ कहता है हाफिज सईद तुम्हारा एसेट है, हीरो है। सर मैं एक बार मैं रिजवान नसीर को ले रही हूँ। रिजवान नसीर को लीजिए और मेजर जनरल जीडी बख्शी को लीजिए। तुम्हारी औकात क्या है? मेजर जनरल जीडी बख्शी और रिजवान नसीर को मैं ले रही हूँ। रिजवान नसीर साहब, सुना आपने क्या कह रहे हैं जावेद मियादाद। हर एक ने लूटा इस मुल्क को, हर एक ने लूटा। अब मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, पैसे दे दीजिए।
अब कोई हैसियत है आपके जहन में जावेद मियादाद की कि नहीं? जी हाँ, कौन लूट रहा है सर? आपको आप कौन लूट रहा है मुल्क को? चेरी पिकिंग स्टॉप करें, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे वो क्या कह रहे हैं। कोरोना में पाकिस्तान में जो चैरिटी लोग करते हैं, लोगों अच्छा, आप कॉन्टेक्स्ट में समझे? तबलीगी जमात ने की और आपने उनके ऊपर केस डाल दिए हैं। आप लोगों से यही कॉन्टेक्स्ट में समझ दूसरे की मदद कैसे करते हैं। दूसरी बात, लूटा मोदी का जो यार, अरे रिजवान नसीर, आपके एक जनरल ने लूटा देश को, आपके एक प्रधानमंत्री ने लूटा देश को, वो ये कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम भी जानती है। आपकी मजबूरी ये है कि यहाँ पर इंडियन टेलीविजन पर आप आकर ये बात मानेंगे कैसे? क्योंकि आपको वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का इतना खौफ है, कैसे मानेंगे? मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? मेजर जनरल जीडी बख्शी, कौन लूट रहा है? देखिए, मैं ये पाकिस्तान से जो गेस्ट आए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बड़े ठंडे दिमाग से सोचें वो किधर जा रहे हैं। वो बेवजह भारतवर्ष को छेड़ रहे हैं, बेवजह वो लोग यहाँ पे दर्जे हरारत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कोरोना की आड़ में। अब उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है। उनकी एयरफोर्स F-16 और JF-17 थंडरजेट फाइटर्स की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। खौफजदा हो गए हैं कि भारत कुछ न कुछ करने वाला है। हम करेंगे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग जनाब। और आपको सौदा महंगा पड़ेगा क्योंकि आप बेवजह छेड़खानी करते हैं। आप लोग बेवजह छेड़खानी करते हैं। आप लोग चैन से नहीं रह सकते, ना खुद चैन से रहेंगे, ना दूसरों को रहने देंगे। ज़हमत फैला रखी है आपने दक्षिण एशिया में। अफगानिस्तान आपसे परेशान, ईरान आपसे परेशान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सब आपसे तंग आ चुके हैं। वजह क्या है? आप एक जो है, एक मुल्क है जो ज़हमत है इस एलिया के। आपका मुल्क इस पूरे इलाके के लिए ज़हमत बन गया है। खुद तो आपका कबाड़ा हो रहा है। खुद तो आप जो है भीख का टोकरा लेके भिख मंगों की तरह कभी चीन, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी कुवैत जाते हैं कि कुछ ना कुछ दिनारे डाल दीजिए हमारे टोकरे में, और फिर आप लेके पंगे लेते हैं साहब। जब मार पड़ती है तो आप चिल्लाना शुरू करते हैं, हिंदुस्तान आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, हिंदुस्तान हम पे हमला करने वाला है। तो चालू क्यों करते हो? चैन से बैठ नहीं सकते? अपने लोगों का ख्याल नहीं कर सकते? अपने लोगों का ख्याल नहीं कर सकते जो कोरोना से मरे जा रहे हैं? लोकस्ट आ गया है ना आपके इलाके में, टिड्डी खा रही है ना आपके खेत, टिड्डी खा रही है ना आपके खेत, खा रही है कि नहीं खा रही? आप खाएंगे क्या? मैं फकर यूसुफजई को ले रही हूँ। और आपके यहाँ सब्जी का जो दाम है वो स्काई रॉकेट हो रहा है, ऊपर से आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक लड़ाई हो गई ना साहब, आपकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा हमेशा के लिए। ये गिठान बांध लीजिए आप। सर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, लड़ना चाहते भी नहीं है। ये सिर्फ पीठ पीछे की लड़ाई लड़ते हैं, आतंकियों को पेडल कर आतंकियों की घुसपैठ कराकर। ये वो लड़ाई जानते हैं सर। सीधे की लड़ाई तो ये जानते हैं कि ये जीत नहीं सकते, इसीलिए तो आतंकियों को भेजते हैं, इसीलिए तो आतंकियों को इस तरह ट्रेन करके भेजा जाता है। असली लड़ाई तो ये जीत नहीं सकते, ये फकर यूसुफजई भी जानते हैं, ये फकर यूसुफजई अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो वो कह रहे थे जावेद मियादाद कि इस बार मैं बता देता हूं, IMF भी पैसे मैं बता देता हूं। असली लड़ाई तो ये 4 बार हार चुके हैं। बिल्कुल, असली लड़ाई तो ये 4 बार हार चुके हैं। 47, 65, 71, 1999 कारगिल। तब से सबक सीख गए कि केवल टेररिज्म में ही इनकी निजात है। सलवार कमीज पहन के आते हैं, और अब वो जो सलवार कमीज वाले थे वो भी अपने घरों में बिलों में छुप रहे हैं। औरतें बच्चे आगे कर रहे हैं। बलूचिस्तान में नॉर्थ एंड साउथ पिट चुके हैं।
यूसुफजई साहब और आरएसएस सिंह को लीजिए, सुनिए यूसुफजई साहब, मुझे ये बताइए ऊपर मुसीबत क्यों बुला रहे? मुझे बस ये बताइए यूसुफजई साहब, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो है, फकर यूसुफजई का हीरो है, कमर चीमा का हीरो है ओसामा बिन लादेन। यू पीपल डू नॉट हैव हीरोज इन द कंट्री। आपके देश में हीरोज की इतनी कमी है कि ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है। बताइए। नहीं सुने, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो नहीं, जो ओसामा बिन लादेन सर हमारे लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी हीरो है, हमारे लिए प्रफुल्ल बख्शी हीरो है, हमारे लिए हर आर्मी मैन इज अ हीरो। सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका डायरेक्ट लड़ नहीं सकता था, उनको इनकी जरूरत थी। सर ये कहानियां किसके लिए बना रहे हैं? ये कहानियां किसके लिए बना रहे हैं? मैंने आपसे पूछा यूसुफजई जी, यूसुफजई साहब, ओसामा इज योर हीरो, ओसामा आपका हीरो है, ओसामा आपका हीरो है, ओसामा आपका हीरो है। ये दुनिया की मुझे बताइए हाँ या ना, ओसामा आपका हीरो है? जो आपका ओसामा हीरो है? फाइटर्स कहते हैं वो हमारे लिए। यूसुफजई साहब इस सब में मत जाइए, बताइए ओसामा आपका हीरो है? आपका हीरो ओसामा है, ओसामा आपका हीरो है? मैंने कहा ना, ओसामा बिन लादेन अमेरिका का हीरो है, पाकिस्तान। जनाब यूसुफजई साहब, आपके मुल्क ने, आपके प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ कहते हैं ओसामा इज आवर हीरो। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन, एक मिनट, अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को अबाटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के नजदीक 800 गज दूर पाला। वो लोग सब अपनी 3 बीवियों के साथ दुनिया को गोली खिलाई कि वो तो किसी अफगानिस्तान की गुफा में बैठा है, कमर चीमा को, गुफा में बैठा है, गोली खिलाई दुनिया को, कमर चीमा साहब पकड़ा गया। अमेरिका ने घर में घुस के मार डाला उसको, उसकी लाश भी ले गए, समुद्र में दफना दी। वो हीरो है इनका। वैसे ही कर रहे हैं क्या सबको ट्रेन? उसी हीरो की राह पर सब चलेंगे पाकिस्तानी। वी वांट टू बी ओसामा। ओ भाई क्या हो गया? यही होगा ना, और वैसे ही मरेंगे। याद रखिए क्या कह रहे हैं मेरी जनरल जीडी बख्शी, आपको जो ओसामा की राह पर चलेगा वैसे ही मरेगा। जो आप यहाँ तारीख दोहरा रहे हैं ना साहब, हम आपको तारीख याद दिला रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहे हैं। नहीं कि आपकी असलियत क्या है। चीमा साहब अपनी असलियत से वाकफ होना चाहिए। कमर चीमा, हल्की कप में मारा करो यार। अपनी असलियत से वाकफ होना चाहिए। आपने करोड़ों डॉलर खाए अमेरिका के, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन वाला। अब कोई नहीं देगा इनको पैसे, इसीलिए जावेद मियाँदाद जैसे लोग कह रहे हैं भीख दो, कश्मीरियों का, इसीलिए जावेद मियाँदाद जैसे लोग कह रहे हैं भीख दो, क्योंकि अब कोई पैसा नहीं देगा। कमर चीमा, ओसामा बनने के लिए कोई मुल्क पैसा नहीं देगा। कमर चीमा वांट्स टू बी ओसामा, तो फिर वैसा ही हश्र भी होगा। याद रखिए, हीरो कौन है आपके? हिंदुस्तान के बहुत हीरो है, आपके हीरो ओसामा है तो हश्र भी वैसा ही है। महाभारत में बस इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।